नमस्कार, मैं शीतल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बात भारत की, जिसमें आज हम बात करेंगे नतीजों को लेकर। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं और जम्मू कश्मीर के साथ साथ हरियाणा के विधानसभा चुनावों के नतीजे भी निकलकर सामने आ चुके हैं। 8 अक्टूबर का वो दिन जिसके लिए सबको इंतजार था और उस इंतजार के लपेटे में नतीजे भी सामने आ चुके हैं। नतीजे दोनों जगह पर हैं, लेकिन नतीजों में क्या कुछ निकल कर आया वो आपको बताएंगे। जम्मू कश्मीर में जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा किया है और सरकार बनाने जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ हरियाणा में कांग्रेस अपनी मजबूती दिखा रही थी, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी ने बड़ा उलटफेर करते हुए पूर्ण बहुमत के साथ 48 का आंकड़ा छुआ और हरियाणा के अंदर बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। दोनों राज्यों में परिणाम कुछ इस तरह से हैं कि यहां पर बीजेपी जम्मू में एक बड़ी पार्टी बनकर सामने आई, लेकिन कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बाजी मारी। हरियाणा में जहां कांग्रेस की पूरे अनुमान था कि कांग्रेस इस बार सरकार बनाएगी और एग्जिट पोल भी कांग्रेस की तरफ ही झुकाव रखे थे, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया कि जो ना 2014 में किया था और ना ही 2019 में किया था, लेकिन 2024 में ये इतिहास के पन्नों में कैद हो गया है। अब नई सरकारें किस दिशा में काम करेंगी, किस दिशा में काम करेंगी, यह भी बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन जम्मू कश्मीर में लंबे समय के बाद एक सरकार मिलना अब लोगों के भविष्य को किस तरह से संवारेगी और जम्मू कश्मीर के कार्यों को कैसे आगे चलाएगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। पहले आपको जरा बताएंगे जम्मू कश्मीर में जो पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हैं, यानी जो इस बार भी मुख्यमंत्री बनने की रेस में हैं, और साथ ही साथ नायब सिंह सैनी जो हरियाणा में बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री बने थे और अभी भी वही रेस में हैं, उन्होंने इन नतीजों के बाद क्या कुछ कहा है, उसके बाद आज की ये चर्चा भी शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री जी से शिष्टाचार मुलाकात हुई है, क्योंकि मैंने हरियाणा की जो प्रचंड जीत हुई है उसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बताया है और मैंने कहा है प्रधानमंत्री जी को कि आपको हरियाणा के लोग बहुत प्यार और स्नेह करते हैं और उसका परिणाम है कि आज तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी सीटें दे करके ये तीसरी बार हरियाणा में डबल इंजन की सरकार बनी है। मतलब हमारा सियासी मौकूफ बदलेगा नहीं। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम 370 पे खामोश रहेंगे या 370 हमारे लिए अब मुद्दा रहा नहीं, लेकिन हम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए भी तैयार नहीं है। मैंने बार बार आप लोगों से कहा है इस इलेक्शन से पहले भी कि उन लोगों से उम्मीद करना जिन लोगों ने 370 हमसे लिया कि हम उन्हीं से वापस हासिल करेंगे, वो बेवकूफ़ी है, वो लोगों को धोखा देने के बराबर है। हम लोगों को धोखा देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इस मुद्दे को हम जिंदा रखेंगे, इस पे हम बात करते रहेंगे और यह उम्मीद करेंगे कि आज नहीं तो कल मुल्क में हुकूमत बदलेगी, निज़ाम बदल जाएगा, ऐसी हुकूमत आएगी जिसके साथ हम बैठ के इस मुद्दे पे बात कर सकेंगे और कुछ ना कुछ जम्मू कश्मीर के लिए हासिल कर सकेंगे। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की हमेशा से हमारा ये रहा है लाएअमल और आगे भी यही रहेगा। दो चेहरे जो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, एक तरफ से नायब सिंह सैनी जो कुछ समय पहले मुख्यमंत्री बने थे, बीजेपी की तरफ से उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था और अब भी वो रेस में सबसे आगे हैं, और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के अंदर भी उमर अब्दुल्ला सीएम की रेस में और लगभग मोहर लग चुकी है कांग्रेस के साथ इस गठबंधन में। आज कुछ खास मेहमान हैं और आज इन नतीजों पर बात करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर नतीजे तो आ गए, लेकिन ये संदेश क्या ला रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के चुनाव पर पूरी दुनिया की नज़र थी। संदीप दुबे जी हैं, बीजेपी से नेता, हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। गोपाल तिवारी जी कांग्रेस के नेता, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और दिनेश सिंह जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। तीनों का बहुत बहुत स्वागत है आज इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुरुआत में दिनेश जी आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि दो राज्यों का सवाल है, दो राज्यों के नतीजे सामने आए हैं और आज दोनों राज्यों पे बातचीत करेंगे। और किस तरह से देख रहे हैं आप दिनेश जी? हमने नतीजों से पहले भी बातचीत की, लगातार हम बातचीत करते आ रहे हैं, लेकिन अब फाइनली नतीजे निकलकर सामने आ चुके हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो या फिर हरियाणा हो।
जी सेतल जी, आप सभी को मेरा प्रणाम। जी। देखिए, दोनों राज्यों की 90-90 सीट पे चुनाव है और चुनाव होने के बाद में देखिए मतलब जो एग्जिट पोल थे उसमें कुछ और दिखाया जा रहा था। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं जैसे कि उस तरह के जो मतलब प्रत्याशित था उस तरीके से जैसे कि मतलब कि अनएक्सपेक्टेड नहीं था ऐसे जम्मू कश्मीर की तरफ। लेकिन हरियाणा में पूरा उलटफेर हो गया। कहीं पर सुबह जो है जहां पर जलेबी बट रही थी तो दोपहर को लड्डू आ गया। तो वो सब चीजें अपनी अलग तरीके से और बड़ा मतलब कि बहुत सरप्राइजिंग इस तरीके से रहा। और कांग्रेस ने देखिए जहां पर जैसे कि वहां पर मतलब जम्मू कश्मीर में उनका गठबंधन जो है वो विजयी हुआ, वहां पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है। लेकिन यहाँ पर ईवीएम बेवफा होगी हरियाणा में। तो देखिए दिन भर कहीं ना कहीं कहीं खुशी का कहीं गम और धूप और छांव ये सब चलता रहा। और देखिए हरियाणा की अगर जैसे बातचीत करें तो सबसे पहले मैं शुरुआत हरियाणा में आपको बताना चाहूंगा कि इसमें जैसे कि किसी तरह के जो जैसे कि जवान पहलवान किसान 3 मुद्दों को लेकर चीजें चल रही थी। लेकिन उसमें किसी तरह की चीजें जो है उस तरह के मतलब वो चीजें मुद्दे जमीन पे उस तरीके से नहीं हो पाए, क्योंकि उसके बारे में स्पष्टीकरण जो भाजपा की तरफ दिया गया तो जनता के बीच में कहीं ना कहीं नैरेटिव जो था वो मतलब है कि जो कांग्रेस की तरफ से या अन्य दलों की तरफ से किसी की तरफ से किया गया था तो वो कहीं ना कहीं स्पष्टीकरण उसका हो गया क्लियर और जनता ने उस मुद्दे को नहीं माना और लेकर के सीधे सीधा स्पष्ट तरीके से पहले से ज्यादा बेहतरी से और एक तरह से मतलब 40 की जगह 48 सीट उनको दे करके और पूरा नवाजा। और जनता देखिए ईश्वर का रूप होती तो अपने तरीके जो उन्होंने मैंडेट दिया तो मेरे ख्याल सभी को स्वीकार्य होना चाहिए। और दूसरा देखिए कि इससे अहम बात यह रही कि जैसे जो डायनेस्ट टाइप का जो रूल था, चौटाला परिवार बोले या अन्य जैसे कि मतलब जो 3 लाल हैं भजन लाल, देवीलाल, बंसीलाल, तो उस तरीके से वो मतलब बहुत भारी तरीके से उभर के वो चीजें नहीं आ पाई। ठीक है। और जो छोटे दल थे वो एक तरह से उनको पूरे तरह से मतलब कि खत्म ही करके रख दिया मतलब ठीक है जनता ने एक तरह दिनेश से जी, और नकार दिया पूरे तरीके से। पहलवान तो किसान वो जवान चीजें तो रही। बहुत बड़े मुद्दे थे ही थे चुनाव से पहले भी, लेकिन ये जलेबी भी काफी ज्यादा सुर्खियों में रही है इन चुनावों में। हाँ, जलेबी काफी रही, लेकिन जलेबी मतलब कि सुबह तक मतलब कि फर्स्ट हाफ तक जैसे कि 12 बजे तक जलेबी जो है वो काफी उठाव पे रही, लेकिन बाद में जलेबी जो है उसने पाला बदल लिया, दूसरी तरफ चली गई। ठीक और है। दूसरा देखिए जैसे मैं थोड़ा सा और बताना आपको चाह रहा था कि जैसे उसके बाद में जैसे कि एक सबसे अहम और बहुत बढ़िया बातचीत ये रही कि स्पष्ट मैंडेट के साथ साथ में और जैसे पिछली बार क्या था कि किंग मेकर की भूमिका में शीतल जी जेजेपी थी, तो है। जेजेपी का करीब 14% मतलब वोट शेयर था, तो वो वोट शेयर जो है बढ़ के मेरे ख्याल से दोनों पार्टीज की तरफ गया और दोनों पार्टीज बेहतर तरीके से उभर के आई। जैसे 37-36 सीट जो है इनको मिली, जैसे कांग्रेस को मिली, तो उससे पहले से बेहतर जैसे कि अपना जो इन्होंने प्रदर्शन मेरे ख्याल से उसमें किया, लेकिन जीत का आंकड़ा पार नहीं किया, तो उनको बधाई दोनों तरफ से मिले कि पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों मजबूत है। तो दोनों का ही एक तरह से जनता की प्रति जवाबदारी है कि प्रतिपक्ष है उसकी भी जवाबदारी उतनी है जितनी की भाजपा की गठबंधन की है। तो उस तरीके से करके इनको पूरे तरीके से हरियाणा की तरफ या न्याय की तरफ मतलब लेके जाना पड़ेगा और प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर नई बुलंदियों में छूने के लिए जैसे जा सके उसको देखना पड़ेगा। अब जैसे जम्मू कश्मीर की जैसे अगर बातचीत करें तो इसमें देखिए पहले से एक तरह से जैसे कि जो अकेले अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का देखिए 2014 का जो चुनाव था उसमें 12 सीट्स इन्होंने मतलब पाई थी। तो ठीक 12 से ये मतलब है कि होकर के नीचे होकर के आगे 6 सीट्स में बिल्कुल। नेशनल कॉन्फ्रेंस है उन्होंने बेहतर तरीके से किया और जैसे कि घाटी की जो सीट थी उन्हें पूरे तरीके से ही एक तरह से मतलब मैंडेट इनको मिला। तो इनको एक तरह से उमर अब्दुल्ला जैसे कि सीएम बने तो उनको मैं बधाई देता हूँ। ठीक है। और जनता ने यहाँ भी बहुत बढ़िया किया कि एक तरफा एक तरह से मैंडेट स्पष्ट दिया, कहीं किस तरह का हैंगिंग या उस तरह का मतलब मैंडेट या लिक्विड मैंडेट नहीं दिया जिससे कि किस तरह से और कुछ चीजें लटकती रहती। तो मुझे उम्मीद है कि पूरे दिन उमर अब्दुल्ला जो है उनके और नेशनल कॉन्फ्रेंस की मतलब उसमें सरपरस्ती में और जम्मू कश्मीर आगे जाएगा। और दूसरा देखिए पीडीपी जो है पीडीपी एक तरह से जो है उनका संदेश नीचे नहीं गया या जनता ने उनको पूरी तरीके से स्वीकार नहीं किया, तो उस तरीके से करके वो चीजें उनकी जो 3 पे सिमट की थी वो चीजें रही। बीजेपी ने पहले से बेहतर किया। बीजेपी की देखिए 2014 में शीतल जी 25 सीट थी, वो 29 तक पहुंचे, तो इसका मतलब है कि जनता ने उनको प्यार दिया। और दिनेश जी मुझे लगता है कि चुप रहेगी वोट शेयर पर अगर हम बात करें तो 25.64% वोट शेयर हासिल किया है बीजेपी ने, सबसे ज्यादा वोट शेयर जम्मू कश्मीर के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें देखिए जबकि वोट शेयर नेशनल कॉन्फ्रेंस है उनका उससे कम है नेशनल कॉन्फ्रेंस, लेकिन सीटें जो तब्दील हो पाई उनकी जैसे कि कम फासले भी, क्योंकि मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि जैसे कुछ सीट्स वैसे कि वोटिंग परसेंटेज जो कम रहा या टर्नआउट जैसे कुछ चीजें कुछ उस तरीके से रही या कुछ चीजें क्योंकि घाटी की तरफ जो है वो वोट एक तरह से उनका विभाजन ठीक तरीके से पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कुछ निर्दलीय है, तो इस तरीके से करके मतलब जो जहां तक जैसे चीजें रही तो इसका मतलब बल्कि 2% और वोट शेयर कम लेकर के भी वोट इनको मतलब के हिसाब से अनुपात में सीटें जो है उनका मेटरलाइज ज्यादा हो पाई। वो एक तरह से मतलब अपने तरीके देखिए जनता ने जो दिया तो फैसला मेरे ख्याल अगेंस्ट उसको स्वीकार्य होना चाहिए। और देखिए ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं थी और इसमें जनता की भी मतलब है कि एक तरह से वो चीज है कि जनता ने भी बहुत ववाई वाला काम किया, तारीफ का काम किया और मतलब धन्यवाद जनता को देना चाहिए। बिल्कुल दिनेश जी इस टॉपिक पर जाएंगे, लेकिन जो दूसरे मेहमान हैं उनके साथ भी मैं एक एक सवाल करूंगा, उसके बाद मैं इस टॉपिक पर जाऊंगा कि ईवीएम का जो रोना धोना लगातार देखने को मिलता है आखिर ये क्या संभव है इन चुनाव के बीच में। फिलहाल संदीप जी भी हैं और गोपाल जी भी हैं,
गोपाल जी आपके पास आऊंगा। गोपाल जी, जलेबी की बड़ी बात हो रही है और जलेबी बड़ी घुमावदार होती है। गोपाल जी, थोड़ी देर और रुक जाते शायद आपको स्वाद मिल जाता, लेकिन आपने पहले ही जलेबियां बनाना शुरू कर दिया। देखिए शीतल जी, सबसे पहले तो मैं जम्मू एंड कश्मीर में जनता ने हमारे पक्ष में समर्थन दिया, सबसे पहले मैं जम्मू एंड कश्मीर की जनता को बधाई देता हूं कि उन्होंने लोकतंत्र के पक्ष में मतदान किया, बढ़ चढ़ करके उन्होंने जो है घरों से बाहर निकल करके 10 सालों के बाद जिसको भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से तहस नहस करने का काम किया था। लेकिन सर, विशेषकर कांग्रेस पार्टी तो काफी बैकफुट पर नजर आ रही है। गोपाल जी, 12 से 6 पर सिमट गई कांग्रेस। शीतल जी मुझे मेरी बात पूरी करने दो। तो वहां पर जो है 10 साल के बाद में सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ, ठीक है, वोट डालने का अधिकार फिर से मिला जनता को, अपने प्रत्याशी चुनने का अधिकार मिला और उन्होंने जो है बखूबी वहां अपने प्रत्याशियों को चुना। और इंडिया अलायंस गठबंधन में हमारा के साथ गठबंधन था, बहुत शानदार तरीके से तालमेल के साथ हमने वहां अपना चुनाव लड़ा। ठीक है, तालमेल ठीक है, आप सही कह रहे हैं। गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रहा है, लेकिन आप अपनी खामियां, आप अपनी कमियां एनसी के पीछे तो नहीं छुपा सकते ना। उनको आपको बताना पड़ेगा। अगर आप मैनिफेस्टो का समर्थन नहीं कर रहे हैं तो आपको अपनी हार स्वीकार करनी पड़ेगी। सर, आप बताइए कि आपका जनाधार घटा है जम्मू कश्मीर के अंदर, आप 12 से 6 पर सिमट आए हैं। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के पीछे अपने आप को, अपनी हार को क्यों छिपाने की कोशिश कर रहे हैं? सर, देखिए समीक्षा कीजिए आप। देखिए, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है देश में, वो न किसी के पीछे छिपती है ना वो जो है वो करती है, वो अपना विश्लेषण खुद करती है, अपने चुनाव खुद लड़ती है। और ये आज की पार्टी नहीं है, ये बहुत पुरानी पार्टी है और ये तब से चुनाव लड़ते आ रही है जब तब भारतीय जनता पार्टी थी भी नहीं, जो आज बड़ी बड़ी बातें करती है। हाँ, ये अलग बात है कि हम चुनाव लड़ने जाते हैं तो कहीं हमको जीत मिलती है, तो कहीं हमको हार का सामना करना पड़ता है। उसके बाद में हम उस पर मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं और फिर एक नई रणनीति बनाकर के जमीन पे उतरते हैं। गोपाल जी, आपके कई सहयोगियों ने आप पर तंज कसा है, जो कई सारे प्लेटफॉर्म्स पर आपके साथ होते हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि क्या हो गया कांग्रेस को। और अभी देखा हमने उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की लिस्ट भी शामिल आ चुकी है। अब 2 लड़कों की जोड़ी निकलकर सामने नहीं आ रही है फिलहाल तक। बिल्कुल आएगी निकल करके, क्यों नहीं आएगी। अखिलेश जी के साथ हमारी पार्टी के, हमारे नेता राहुल गांधी के बहुत अच्छे संबंध है, बिल्कुल निकल करके आप मान रहे हैं कांग्रेस बैकफुट पर है हरियाणा में और खासतौर पर जम्मू कश्मीर में? कांग्रेस की बात कर रहा हूं, गठबंधन की बात नहीं कर रहा। देखिए, कांग्रेस चुनाव सिर्फ जीतने और हारने के लिए नहीं लड़ती है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी और ये बात देश जानता है। ऐसी बात नहीं, अगर ऐसा ही होता तो नरेंद्र मोदी ने नारा दिया था कुछ समय पहले कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। अगर कांग्रेस मुक्त भारत हिंदुस्तान की जनता बनाना चाहती तो 99 सांसद बना करके उसको वापस जो है इतना मजबूत विपक्ष बना करके सदन में दोबारा नहीं भेजती। इस बात को आप याद रखिए। कर्नाटक में नहीं जिताती, तेलंगाना में नहीं जिताती। 99 का आंकड़ा आप याद रख रहे हैं। सर, आपके सामने विधानसभा के चुनाव हुए 2 राज्यों में, आप उस आंकड़े को अपनी जगह रखते, लेकिन इन चुनाव में आप मेहनत करते, शायद यहाँ पर भी सफलता मिलती। आप उस 99 का आंकड़े को पकड़े हुए हैं। सर, शीतल जी, आप मुझे जो है ना 2 मिनट का वक्त दीजिए। 2 मिनट में आपको कुछ बहुत महत्वपूर्ण आपको मैं बात बताना चाहता हूं। जी बोलिए, फिर मैं संदेश। हरियाणा में पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक न कोई पत्रकार, न कोई सर्वे, तमाम तरीके के एग्जिट पोल, सबने जो है शानदार तरीके से वहां सर्वे किए, सब जमीन पर गए। कांग्रेस के पक्ष में शानदार जनाधार था, जनता का माहौल बना हुआ था। सारे मुद्दे जमीन पर शानदार तरीके से हमने उतारे। हम बिल्कुल नीचे तक गए, तमाम हमने छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं से के माध्यम से हमने जो है जनता से संपर्क साधने का प्रयास किया। और ऐसा कोई भी चैनल नहीं था, ऐसा कोई पत्रकार नहीं था, ऐसा कोई इन्फ्लुएंसर नहीं था जिसने कांग्रेस के पक्ष में माहौल न दिखाया हो। लेकिन फिर अचानक से ऐसा क्या होता है कि जब पोस्टल बैलेट खुलते हैं, कांग्रेस को एक तरफा जनाधार मिलता है और जैसे ही ईवीएम खुलना शुरू होती है हम बैक फुट पर चले जाते हैं। और ये हम कह नहीं रहे हैं, तो मतलब एग्जिट पोल का इतना बड़ा फेरबदल, आप मानते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है? देखिए, हम ईवीएम पर सवाल अब बहुत पहले से उठाते आए हैं। ईवीएम तो सर आप लेकर आए हैं, तो फिर हम 2024 के लोकसभा चुनाव के जो एग्जिट पोल थे वो भी तो उल्टा पड़े थे, आप उस पर क्यों नहीं आ रहे? देखिए, अगर आपने इतनी आसानी से कह दिया कि ईवीएम हम लेकर के आए, तो हम तो ये भी कह रहे हैं कि ईवीएम हम हटाना चाहते हैं। देश की जनता ईवीएम हटाना चाहती है तो आप हटा दीजिए, बैलेट से चुनाव कराइए। सर, ईवीएम पर ठीकरा क्यों फोड़ते हैं आप? जम्मू कश्मीर में ईवीएम का कोई जादू नहीं चला सर, जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं चला? बात ईवीएम,
सुनिए, मुझे सुनिए, बताइए सुनिए, बात मुझे EVM बताइए बीजेपी के लिए इस वक्त प्रायोरिटी मुझे लगता है जम्मू कश्मीर था। अगर मैं गलत नहीं हूं, मैं दिनेश जी से भी इस पर बात लूंगा, कमेंट लूंगा। बीजेपी के लिए अगर प्रायोरिटी पे इस वक्त जम्मू कश्मीर था तो ईवीएम का खेल तो शीतल यहां पर जी, भी होना चाहिए था सर। देखिए शीतल जी, हम्म। बात ईवीएम की नहीं है। हम्म। बात ये है कि जब लोकसभा चुनाव हम जीत करके आए, हम्म। तब भी हमारे कई सारे लोगों ने सदन में खड़े होकर के बोला हम्म। कि हमको चाहे उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें मिल जाती, फिर भी हम ईवीएम पे विश्वास नहीं कर सकते। क्यों? उसका उदाहरण उदाहरण देता हूं मैं आपको। हम्म। कई सारी सीटें ऐसी थी हम्म। जहां पर बीजेपी का कोई जनाधारी नहीं था, ओके बीजेपी अपनी ओके सभाएं नहीं कर पाए, बीजेपी के नेताओं को घुसने नहीं दिया गया, लेकिन बावजूद उसके बीजेपी वहां से जीत करके आती है, निकल करके आती है। ठीक है तो इसको किस मायने में हम देखते हैं? और ठीक है। दूसरी ओके बात है, हम गलत हो सकते हैं। ओके सुनिए, हम गलत हो सकते हैं, कांग्रेस गलत हो सकती है, विपक्ष गलत हो सकता है, ठीक है। लेकिन तमाम सर्वे एजेंसियां, तमाम एग्जिट पोल, तमाम पत्रकार जो महीने 2 महीने जमीन पे ही रहे, वो तो सब गलत नहीं हो सकते ठीक हैं है, ना। मैं जवाब लेता ये हूं एक तरफा संदीप सब जी गलत से। हो जाएंगे। ठीक है, मैं जवाब लेता हूं संदीप जी से। संदीप जी, ऐसा क्या हुआ कि जलेबी बन गई, जलेबी बंटने को तैयार है, लेकिन उसके बाद पहले जब बैलेट खुले तो इनके पक्ष में सारा वो जो रुझान था वो दिखाई दे रहा था, कांग्रेस पार्टी कई सीटों पर आगे चल रही थी, लेकिन अचानक से वो सारा मुड़ गया, ईवीएम खुलने लगी तो नतीजे रुझान जो है वो आपकी तरफ झुकने लगे, और अंततः 2014 में मोदी वेव के बावजूद भी आप इतनी सीटें नहीं ले पाए थे। 2019 में भी इतनी सीटें नहीं थी, लेकिन 2024 में आपके पास सीटें, यानी कुल मिलाकर कांग्रेस कह रही है कि कोई ना कोई गड़बड़ है जिस वजह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। शीतल जी, देखिए आज का दिन जो है सबको कुछ न कुछ जनता ने अपने पिटारे से दिया है। वो चाहे कांग्रेस को भी खुश होने का मौका दिया है, भारतीय जनता पार्टी को भी खुश होने का मौका दिया है, देश को भी खुश होने का मौका दिया है। वही बात चुनाव की, तो चुनाव तो राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता लड़ते हैं, और कार्यकर्ताओं को भी बधाई देना चाहिए, वो किसी भी दल के हों, कि एक बेहतर चुनाव हुआ, अच्छा चुनाव हुआ जम्मू कश्मीर में भी और हरियाणा। हाँ, आप जहां तक बात ईवीएम की है शीतल जी, देखिए दो बातें बहुत स्पष्ट है। वो ये है कि जनता जो है वोट करती है, जनता को ही पता है किसको वोट किया, हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। अनुमान की गणित कभी कभी सफल भी होती है, कभी कभी फेल भी हो जाती है। एक चीज तो तय था, जो मेरा अनुमान था पहले भी, मैं आपके चैनल बैठा था, कि 45 से ज्यादा सीटें आएंगी, कि कांग्रेस हरियाणा की जनता की नब्ज टटोलने में, परखने में भूल कर गई। इसलिए भूल कर गई कि कांग्रेस हरियाणा की चुनाव को जातियों में लेके गई। हम पहले भी कहते हैं कि धर्म और जातियां वहां कमजोर हैं। हरियाणा के लोगों ने देश को सर्वप्रथम रख के वोट दिया, आपको भी ज्ञात हो गया था, आज हरियाणा में शायद ही आपको भी ज्ञात हो गया था हरियाणा हरियाणा में कि हम कमजोर पड़ते हुए नजर आ रहे हैं जब आपने मुख्यमंत्री की कुर्सी बदली। नहीं शीतल जी, देखिए हमने वो मुख्यमंत्री जी की कुर्सी नहीं बदली। एक बड़े राजनेता राष्ट्रीय राजनीति में वो आए, तो उनकी जगह तो किसी न किसी को लेना चाहिए। हमने उनके कद को तो कम नहीं किया, जो पूर्व मुख्यमंत्री जी थे, उनको कैबिनेट में जगह दी। हमने जो है किसी भी जातिगत, जो कांग्रेस जातियों पे राजनीति हरियाणा में बैठा रही थी, कांग्रेस की वो जातिगत राजनीति को जनता ने धत्ता बता दिया। सबसे महत्वपूर्ण विषय था कि जनता ने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के डबल इंजन जो सरकार है, उसकी योजनाओं की बात हमने जब करी, हम योजनाओं की बात कर रहे थे, हम विकास की बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी हरियाणा को बेहतर बनाने के सपने बुन रहे थे, जम्मू कश्मीर में तो डबल इंजन स्वीकार कर रहे थे, और कांग्रेस जातियों के गणित में हरियाणा को देख रही थी और खुश हो रही थी कि अब हमारी जातियों का गणित सटीक बैठा है और बीजेपी को हरा देंगे। देखिए ये वो कांग्रेस है नहीं है, ये कांग्रेस के लोग जाने, लेकिन अब ये वो नया भारत है। ये भारत जो युवा है, ये भारत जो ज्यादा तेज गति से दौड़ना चाहता है, ये भारत जो कंधों में कंधा मिला के चलने में विश्वास रखता है, ये भारत जो प्रधानमंत्री द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए भारत खड़ा है, उसका भारत है। और हरियाणा के लोग, संदीप जी मुझे एक बात बताइए ना, जम्मू कश्मीर को लेकर जहां आप आश्वस्त थे, उन लोगों ने विश्वास जताया, जम्मू कश्मीर को लेकर आप आश्वस्त नजर आ रहे थे और काफी मेहनत की, प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे, गृह मंत्री अमित शाह ने लगातार 2 से 3 दिन 5-5 रैलियां की, योगी आदित्यनाथ पहुंचे, पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, राजस्थान के मुख्यमंत्री पहुंचे, एमपी के मुख्यमंत्री पहुंचे, तमाम स्टार प्रचारक जम्मू कश्मीर के अंदर पहुंचे, लेकिन उसके बावजूद भी, हाँ ठीक है, जम्मू के अंदर आप बड़ी पार्टी बन के उभरे हैं, वोट शेयर आपके पास अच्छा है, लेकिन जो आपकी प्राथमिकता थी, जो आपकी प्रायोरिटी थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी, वहां पर तो आप विफल रहे हैं। यानी धारा 370 जो एक बहुत बड़ा मुद्दा था इन चुनावों से पहले, चाहे वो किसी के लिए भी हो, आपके लिए हो या फिर विपक्षी दलों के लिए हो, क्या आप भुना नहीं पाए, वो एक्सेप्टेशन जमा नहीं पाए आप जम्मू कश्मीर के लोगों में, या यूं कहें कि जम्मू ने एक्सेप्ट किया है?
के लिए उसकी पार्टी का कहीं भी सरकार नहीं बन पाना या दुख देता है। मैं व्यक्तिगत तौर पे बहुत दुखी हूँ। मैं भी चाहता था कि जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार बनती, हम रह गए, हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता सबने मेहनत की, अपनी बातें बताई, जम्मू के लिए हम लोगों ने बहुत कुछ किया है, एक सपना भी बुना है प्रदेश की राजनीति हो या देश की राजनीति में। हाँ, हम सरकार नहीं बना पाए, ठीक है, अफसोस तो होगा, मैं सर स्वीकार कर रहा हूँ, लेकिन एक बात हम बहुत बड़ी लकीर खींचने में सफल हुए कि 370 को लेके जो कांग्रेस के लोग देश विरोधी बातें करते थे, हमेशा जो है फिरका परस्त थे, उन लोगों के साथ कांग्रेस पूरे देश में खड़ी नजर आई। इसका खामियाजा कांग्रेस को हरियाणा में भुगतना पड़ा। और दूसरा, भविष्य में बता रहा हूं, जब तक इस देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी इस देश के गृह मंत्री हैं, मैं कह रहा हूं किसी माई के लाल में वो ताकत नहीं है कि 370 के तरफ उंगली उठा के देखे। और ये इस देश की आत्मा बन चुकी है। अब राजनीति और नेता कुछ भी कहें, लोगों को भरमाने के लिए कुछ भी कहें, अब ये पूरा भारत एक है, एक सूत्र में हमने इस भारत को पिरोया है, कोई अलगाव नहीं है। अब इस देश को हम बेहतर जो दे सकते थे ढांचा हमारी सरकार ने देने की कोशिश की है और ये जनता की जीत है। मैं दुखी हूं, मेरा व्यक्तिगत दुख हो सकता है, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं जम्मू कश्मीर में कांग्रेस या जो भी साथी आए हैं अलायंस में, वो अच्छे से प्रदेश को चलाएंगे, क्योंकि उनसे इस देश को बहुत ढेर सारी उम्मीद है। ओके दिनेश जी, मैं आपके पास आऊंगा। दिनेश जी, एक तो ईवीएम का मुद्दा जो हमेशा चुनाव में उठता है और कांग्रेस का एक मुख्य हथियार भी बन चुका है। जहां चुनाव हारना है वहां पर ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना है, जहां चुनाव जीतना है वहां पर ईवीएम सटीक है। ठीक है, अगर ईवीएम का ही कोई खेला होता तो जम्मू कश्मीर के अंदर भी हो सकता था। ईवीएम पर क्या ऐसा क्यों ठीकरा फोड़ा जा रहा है? एक तो हरियाणा की हार के पीछे आंकलन आपका क्या है, और दूसरा सवाल मेरा रहेगा, कश्मीर के अंदर क्या बीजेपी ने अपने कदम पसार लिए हैं? भले ही सीट ना आई हो, लेकिन वोट शेयर बड़ा है और कुछ सीटें ऐसी हैं सर जहां पर हजार के वोटों के मार्जिन से बीजेपी हारी हुई है। कश्मीर के अंदर गुरेज मात्र 1000 वोट के मार्जिन से हारी है। जी बिल्कुल, शीतल, ये बेहतरीन आपने मतलब प्रश्न किया। तो देखिए, इसमें जैसे ईवीएम पे ठीकरा फोड़ने का काम, जैसे जहां पर नहीं जीते वहां पर ईवीएम में ठीकरा फोड़ने का और ईवीएम बेवफा हो गई, ये चीज मैं ठीक नहीं समझता। जैसे हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो हरियाणा में सभी पार्टीज ने गेन किया है, 7 मतलब 6 सीट जो है इन्होंने गेन की है और वोट परसेंट जो है बेहतरीन रहा है। जैसे कि मतलब परफॉर्मेंस जैसे मान के चले, पिछली बार जैसे कि 28% कुछ था और इस बार 39.09% जो है वोट शेयर जो है 0.4 का फर्क है दोनों दलों में। हाँ, मतलब भले कि 1% पूरा नहीं है जो मतलब जीत और हार के बीच में जैसे जो दोनों का जो है, तो ये चीजें हैं। और इस तरीके से कि बीजेपी के बाद बीजेपी का 39.94% है। तो देखिए, इस चीज को लेकर के इतना ज्यादा जो है उसमें मुझे लगता नहीं कि इस तरीके से और मतलब है कि प्रोवोकेटिव तरीके से स्टेटमेंट देना या इस तरीके से अनप्रोफेशनल तरीके से बात करना, जनता का जो मतलब जनता जनार्दन का जो आदेश है उसको शिरोधार्य करना चाहिए। और वहां पर जैसे कि आपकी सरकार जम्मू कश्मीर बनी है तो उसको ठीक से चलाना चाहिए और बेहतरी के लिए आगे काम करना चाहिए, जिससे कि प्रदेश की बेहतरी के लिए अगर काम करेंगे तो सारे देश में मैसेज फैलेगा। तो लेकिन इसी को लेके अगर जैसे कि मैसेज अगर ये गलत किया जाए कि भाई जहां पर ये नहीं जीते हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं इस तरीके से मतलब कि बचकानी हरकतें करते हैं, तो मैं ठीक नहीं समझता। क्योंकि देखिए, ईवीएम की अगर बातचीत करें तो ईवीएम में ऐसे कोई खास कोई ऐसे कोई मतलब कोई टेक्नोलॉजी तो है नहीं कि कांग्रेस के जो वोट है जैसे आते हैं तो उनको बहुत अच्छा समझ के जलेबी समझ के खा जाती हो। और उस तरीके जैसे कि अगर इसी की बात अगर करें जैसे कि अपना जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर के अंदर भी देखिए जैसे कि पिछली बार जैसे जो इनका था वोट शेयर था उससे कम हुआ है और घटकर सीट भी जो है 6 मतलब कि जैसे 6 सीट घट करके और 12 से 6 भी आ गई है। और उस तरीके से एनसी का नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उनकी पिछली बार जो सीट थी उससे कितनी सीट बढ़ चुकी है। तो इनको देखना चाहिए इस बारे में कि जैसे कि हमारे इसमें खामी क्या रही, आपस की जो इनफाइट रही या जैसे हमने किसी को दरकिनार किया, तो आपस में देखिए सिर्फ हाथ दिखाने के लिए मिलाने से बेहतर ये रहता है कि आपस में दिल मिलाने का काम करते हैं। और मोहब्बत की दुकान जैसे बाहर जो खोल रहे हैं उसको बेहतर ये रहता है कि अपने जो इनसाइड जो अपना खुद का जो मॉल है उसको दुरुस्त करें, उसको मजबूत करें, तो दुकान की जगह मॉल अगर बनेगा तो सब जगह प्रोडक्ट बिकेगा, उसी की ये चीज होगी। और दूसरी जैसे जम्मू कश्मीर को लेकर अगर बात करें, जम्मू कश्मीर देखिए बहुत ठीक तरीके से चुनाव लड़ा गया, दोनों पार्टियों ने ठीक तरीके से किया। इनके साथ में दिक्कत ये हुई कि मतलब गुलाम नबी आजाद जो थे उनको अगर पहले से रखते, बेहतरीन नेता थे और सभी पार्टीज और सभी लोग जो है वहाँ के जम्मू कश्मीर के क्या सारे मतलब कि भारत के जो लोग थे उनको पसंद करते थे, अच्छी उनकी नीतियां थी, बेहतरीन इंसान थे, बेहतरीन राजनीतिज्ञ थे, तो उनको अगर साथ में रखते हैं तो मुझे लगता है कि स्थिति आज इनकी ऐसी नहीं खराब नहीं होती वैसे, और शायद किसी के साथ उनको हाथ मिलाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो कहीं ना कहीं देखिए जो अपने निर्णय जो है मैं अपनी बेहतरी के लिए बता रहा हूँ, मेरी चीज को अन्यथा नहीं लिया जाए। तो अपने तरीके से जो इनकी जो चीजें हैं इनको अपने तरीके से करके और अपनी दुकान जो है, दुकान को बोले, मॉल बोले, जो भी अपना ऑर्गेनाइजेशन बोले, उसको ठीक तरीके से बेहतरी के लिए अगर करके रखेंगे तो आगे बेहतर रहेगा। अथवा देखिए अभी जैसे हम लोग तो सर बात कर सकते हैं, इनकी अपनी समस्या जो है
निपटना खुद को इनको अपना पड़ेगा और अपने तरीके से अपने नेताओं को संभाल के भी रखना पड़ेगा और दिक्कत परेशानी से खुद ही निजात पानी पड़ेगी। ठीक है, ओके। मुझे जरा बताइए आप गोपाल जी, कहाँ पर कमी रह गई, इतनी बड़ी कहाँ पर कमी रह गई हरियाणा के अंदर खास तौर पर जो हार का सामना करना पड़ा? देखिए शीतल जी, हरियाणा के जो रिजल्ट आए हैं वो अप्रत्याशित है और आश्चर्यचकित करने वाले भी हैं। मुझे बिल्कुल भी ऐसी उम्मीद नहीं थी, मुझे क्या किसी को भी ऐसी उम्मीद नहीं थी। तमाम आपके जैसे साथी, पत्रकार साथी, तमाम चैनल जो है वो कांग्रेस के पक्ष में बहुत शानदार चीजें दिखा रहे थे। और जो रिजल्ट आए हैं उस रिजल्ट से कहीं ना कहीं हमारे जैसे लोग, हजारों हजार कार्यकर्ता जिन्होंने खूब मेहनत की, जनता के बीच रहे, खूब काम किया, अपनी बात, अपने मुद्दों को समझाने की पूरी कोशिश की। अब जब रिजल्ट हमारे मुताबिक नहीं आया तो कहीं ना कहीं कोई पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो जब जीत होती है तो पूरी पार्टी में हर कार्यकर्ता खुश होता है, उसको श्रेय, हर कार्यकर्ता, हर नेता, हर जो है उसको श्रेय जाता है। हारती है तो उसको श्रेय जाता है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। निश्चित तौर पर वहाँ जो रिजल्ट हमारे पक्ष में नहीं आए हैं, जो हमारे पक्ष में दिखाए जा रहे थे, निश्चित तौर पर उसमें जो है हम लगातार कल से हमारा शीर्ष नेतृत्व उसमें जो है विश्लेषण कर रहा है, बातचीत कर रहा है कि कहाँ क्या रहेगा, कहाँ क्या कमी रह गई। सर देखिए, विश्लेषण करने के बजाय आप फिर से ईवीएम पर ठीकरा फोड़ रहे हैं और मुझे लगता है कि ये ईवीएम पर जितना आप डिपेंड रहेंगे उतना आपके लिए, आपके भविष्य के लिए, आपकी सियासी भविष्य के लिए खतरा है। ईवीएम के बजाय आप ग्राउंड पे जाइए। शीतल जी, इस बात को मैं करेक्ट कर देता हूँ। देखिए, मुझे नहीं मालूम है कि ईवीएम गलत है, मुझे नहीं मालूम ईवीएम सही है, ईवीएम क्या है, वो एक मशीन है, हमें इतना मालूम है। लेकिन सर ये कोई डिस्कस करने का कोई टॉपिक नहीं है गोपाल जी ना, ये इसमें कोई तर्क नहीं है इस बात में सर। अरे शीतल जी सुनिए तो सही, मैं कोई तर्क वितर्क की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जिस चीज को लेकर के जनता भी सवाल उठा चुकी है, जिस चीज को लेकर के तमाम विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही, कम से कम एक बार उसकी जांच तो होनी चाहिए। जांच होने में क्या दिक्कत है? लोकतंत्र में हम हैं, अगर कोई चीज हमको पसंद नहीं आ रही है, जनता को पसंद नहीं आ रही, क्या उस पर जांच नहीं होनी चाहिए? ओके, जांच होनी चाहिए। ठीक है, हमें नहीं मालूम है कि वो सही है कि नहीं है, वो एक मशीनरी है। और कई सारी जगह जहाँ, अब जैसे आप मुझे बताइए कि इन्होंने कहा कि बहुत शानदार तरीके का बीजेपी के पक्ष में माहौल था, अगर इतना ही माहौल जबरदस्त होता तो अंबाला कैंट से अनिल विज जितने बड़े नेता रहे वो रोज 2 बजे 3 बजे तक पीछे चलते रहे, फिर वो 1000-1500 वोट से आगे आए। तो बस फिर ये सारी चीजें नहीं है, फिर आपको ईवीएम पे नहीं आना चाहिए, फिर आपको ईवीएम पे नहीं आना चाहिए। अगर अनिल विज जैसा बड़ा चेहरा इतने कम मार्जिन से जीता है और कभी पीछे कभी आगे चल रहे थे, तो फिर हम ईवीएम पे क्यों आ रहे हैं? ईवीएम में कुछ गड़बड़ होती तो फिर तो इतना बड़ा चेहरा आगे चले जाता, जीत जाता 12 बजे तक। ये इसमें कोई तर्क नहीं है सर, ये बिल्कुल बुनियादी बातें हैं। संदीप जी आखिरी ठीक है, मेरे पास समय थोड़ा कम है। एक बात, छोटी सी बात कर देता हूं 10 सेकंड जी 10 सेकंड। आप मुझे बताइए कि इस देश के प्रमुख तमाम दुनिया भर के हजारों करोड़ रुपए खर्च करके सर्वे कराने वाले, जमीनी स्तर तक जाकर सर्वे के पक्ष में जो है अपना जो है पोल दिखाया, एग्जिट पोल दिखाया, तमाम सी वोटर्स सब सर्वे और तमाम लोगों ने दिखाया। ऐसा तो नहीं है कि वो सब लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए काम कर रहे थे, अपना एजेंडा साधने के लिए काम कर रहे थे। एक जवाब बस 20 सेकंड में। संदीप जी बहुत कम समय मेरे पास, ईवीएम को लेकर क्यों जांच नहीं हो रही है? अगर विपक्ष कह रहा है तो दिखा दीजिए जांच करके। सर्वोच्च न्यायालय में भी आया और जहां भी लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ी होती है तो चुनाव आयोग में ये शिकायत करें गोपाल भाई, और वहां पे चुनाव आयोग हमारे यहाँ निष्पक्ष है, स्वतंत्र है, वो कार्रवाई करे। देखिए एक बात मैं कहना चाहता हूँ, हम सब, अरे गोपाल भाई अब चुप हो जाओ यार, कई बार शिकायत की हुई है, बाकी बात खत्म हो गई यार, नकारात्मक राजनीति का इस देश में अब जगह खत्म। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। कम समय है, करेंगे चर्चा, कल भी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी, दिनेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और गोपाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बात से जुड़ने के लिए और ये इस खास विषय पर चर्चा करने के लिए। विषय एक बहुत बड़ा था कि आखिर जम्मू कश्मीर में जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस सरकार बना रही है, लेकिन हरियाणा में बहुत बड़ा उलटफेर होते हुए एक बार फिर से बीजेपी तीसरी बार लौटी है। लेकिन सवाल ईवीएम पर, ठीकरा विपक्ष ने ईवीएम पर फोड़ा है और ईवीएम की जांच की मांग भी की है। आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।